अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस डेलीगेशन कल संभल जाएगा। राहुल गांधी डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे और कल लखनऊ में डेलीगेशन को रोका गया था। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल राहुल गांधी संभल जाएंगे। इससे पहले कल भी कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे थे और पुलिस प्रशासन की तरफ से जब रोका गया तो वो बाहर प्रदर्शन करने लगे थे। अब जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस का डेलीगेशन एक बार फिर से संभल जाएगा और इस बार अध्यक्षता खुद राहुल गांधी करेंगे। वहीं लोकसभा में आज अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में भाईचारे को गोली मारी गई है। संभल हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश का जिम्मेदार वहां का प्रशासन है। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। राज्यसभा में आज एसपी सांसद राम गोपाल यादव ने संभल का मुद्दा उठाया। सदन में उन्होंने कहा कि संभल को छावनी में बदल दिया, संभल में गोलियां चली और पास के जिलों में वोट डालने से रोका गया। श्रीमान 19 नवंबर को एक वकील साहब ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां संभल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और एसडीएम ने वहां जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के विपक्ष के संभल जाने पर अड़े होने को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान आया। दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर नाटक करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में तुष्टीकरण की दौड़ लगी हुई है। कौन कितना ज्यादा तुष्टीकरण का खेल खेल सकता है, इसके लिए दोनों अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। कभी नाटक होता है समाजवादी पार्टी का कि जाएंगे, जानते हुए कि धारा 144 है और एक दिन के बाद एक भी घटना नहीं घटी है, लेकिन जाएंगे, टेलीविजन पे आएगा। फिर अगर सपा गई है तो हम क्यों नहीं जाएंगे, कांग्रेस जाएगी, टेलीविजन पे आएगा, फिर धमकी देंगे। अरे जब बताया गया कि 10 तारीख तक वहां धारा 144 लगी हुई है, 5 लोगों से ऊपर के एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, आप जान के अशांत करना चाहते हैं शांत पड़े संभल को। संभल तो संभल गया, विपक्ष नहीं संभल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल हिंसा को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर संभल जाकर वहां हिंसा भड़काना चाहते हैं ऐसा आरोप लगाया। बांग्लादेश में जिस ढंग से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, एक बार भी जुबान नहीं खुल रही है और ये संभल में जाकर के हिंसा फैलाना चाहते हैं। संभल की घटना वर्चस्व की लड़ाई की घटना हुई। कौन ज्यादा मुस्लिम का लीडर बने, अपने ही गोलियों से मरा और हत्यारा दूसरे को कह रहे हैं। हत्यारे ही तो हत्यारे को मार रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। इस बार तौकीर रजा ने कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए। मुरादाबाद में संभल हिंसा के पीड़ितों से हॉस्पिटल में मिलने पहुंचे
मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दे दिया। तौकीर रजा ने कहा है कि ये सभी याचिकाएं गैर कानूनी हैं और कोर्ट में इनका स्वीकार किया जाना गैर कानूनी है। रहे होंगे, उससे पहले कुछ और रहा होगा, उससे पहले कुछ और रहा होगा, और उसके नीचे खुदाई करो तो डायनासोर भी मिल जाएंगे। तो खुदाई करते रहो, पूरा देश खोद डालो। खोद डालने का कोई कानून मौजूद है और कानून ये कहता है कि बाबरी मस्जिद के अलावा जितने भी धार्मिक स्थल है 47 के बाद जो उनकी पोजीशन है वो रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। और जितनी ये याचिकाएं आ रही हैं ये गैर कानूनी है, और जो एक्सेप्ट की जा रही है कोर्ट में ये भी गैर कानूनी है। तो कोर्ट अगर गैर कानूनी काम कर रहा है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती। बदायूं मस्जिद मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई और मुस्लिम पक्ष की बहस आज नहीं हो पाई है पूरी। हिंदू पक्ष ने नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया है तो वहीं मुस्लिम पक्ष अपने तर्क पेश कर रहा है। तो आपको बता दें कि जामा मस्जिद में हिंदू पक्ष का दावा है कि नीलकंठ महादेव मंदिर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 850 साल पहले भी यहां पर मस्जिद ही हुआ करती थी। अब ऐसे में ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है। अमेठी में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने विवादित बयान दिया। बड़ा बयान सामने आया है। मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। दरअसल मंत्री रामकथा में शामिल होने पहुंचे थे और इसी दौरान मंच से उन्होंने ये नारा लगाया और लोगों से जयकारे लगवाए। मंत्री के साथ में उनके बेटे भी मंच पर दिखे। हिंदुस्तान में रहना मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के नारे पर सपा प्रवक्ता अशोक यादव का बयान आया। अशोक यादव ने कहा है कि बीजेपी में धार्मिक और उन्मादी नारे लगाने का कंपटीशन चल रहा है, इसी होड़ में सभी नेता लगे हुए हैं। भाजपा में धार्मिक और उन्मादी नारे लगाने की गलाकाट प्रतियोगिता चल रही है और इस प्रतियोगिता में प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता शामिल हैं और उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि देश में दंगे फैलाना, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाना और देश का ब्रेन वॉश करना। चूंकि मयंकेश्वर शरण सिंह जी एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो उनको तो नारा लगाना चाहिए कि देश में अगर रहना है तो जय संविधान कहना है। कैराना सांसद इकरा हसन कल रात में मृगांका सिंह के बेटे के तिलक समारोह में शामिल होने पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इकरा हसन और मृगांका सिंह कैराना में एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में एक दूसरे के मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होना चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे इकरा हसन काफी खुश भी नजर आए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मृगांका सिंह को इकरा हसन के भाई नाहिद हसन ने ही मात दी थी। बीएसपी सरकार में हुए चीनी मिल बिक्री घोटाले की सीबीआई जांच आखिरी मुकाम तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों में ही सीबीआई इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। सीबीआई सूत्रों की माने तो बीते दिनों वेब ग्रुप के संस्थापक पोंटी चड्ढा के बेटे मनमीत चड्ढा से सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने पूछताछ की थी और बीएसपी की सरकार में यूपी राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 21 चीनी मिलों को 2010-11 में बेचा गया था। इसमें से 10 मिलें चालू हालात में थी जबकि 11 बंद थी। कम कीमत पर मिलें बेचने के साथ ही सर्किल रेट और साथ ही स्टाम्प ड्यूटी की अनदेखी से भी सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। बसपा सरकार में हुए करीब 1100 करोड़ रुपए के चीनी मिल बिक्री घोटाले में सीबीआई जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने वेब ग्रुप के संस्थापक पोंटी चड्ढा के बेटे मनमीत से लखनऊ दफ्तर में पूछताछ की है। इस ग्रुप से जुड़े हुए कई लोगों से सीबीआई पहले भी पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में एक पूर्व आईएएस समेत कई अफसरों के खिलाफ
अभियोजन की स्वीकृति भी शासन से मांगी थी, जो फिलहाल नहीं मिल पाई है। हालांकि सीबीआई ये जवाब कोर्ट में देगी। मायावती सरकार के दौरान 2010-11 में 21 सरकारी चीनी मिलों को बेचा गया था, जिनमें से 10 चालू हालत में थी। सीएजी की रिपोर्ट में इसमें गड़बड़ी की बात कही गई थी। ये भी कहा गया था कि बेचने खरीदने में रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क में भी गड़बड़ी की गई है, जिसके चलते सरकार को राजस्व की भारी क्षति हुई है। ये करीब 1100 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जाता है। वेब ग्रुप को 184 करोड़ रुपए में 4 चीनी मिलें बेची गई थीं। जब जांच शुरू हुई तो वेब ग्रुप ने सरकार को पेशकश की कि वो 1600 करोड़ रुपए में इन 4 चीनी मिलों को वापस कर सकता है। हालांकि इस पेशकश को ठुकरा दिया गया था। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। नोएडा से खबर है, जहां पर पुलिस ने किसानों को हटाया है। दलित प्रेरणा स्थल से पुलिस ने हटाया है। पुलिस के हटाने पर किसानों का हंगामा भी रहा। कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौजूद है और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। किसानों को डिटेन किया गया है। सभी किसान यहां से बसों में भर के भेजे जा रहे हैं। फिलहाल ये किसान कहां जा रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन किसान कल यही दलित प्रेरणा स्थल पे इसी स्पॉट पर आपको बता दें कि यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद रात उन्होंने यही गेट नंबर 2 के अंदर गुजारी और अब यहाँ से किसानों को डिटेन किया जा रहा है। ये चौथी बस है जो यहाँ से जा रही है और आप सीधी तस्वीरें देखेंगे। किसानों को लगातार डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी और अफसर है, लगातार डिटेन किया जा रहा है किसानों को। ये चौथी बस है। किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए थे, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा था और किसानों ने रात में यहाँ अपना डेरा डाला था और उसके बाद अब यहाँ से किसानों को जो है वो डिटेन किया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देखेंगे। ये बस है, अब इसमें महिलाओं को भरा जा रहा है और लगातार डिटेन किया जा रहा है। ताजमहल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जिसके बाद में टूरिज्म विभाग के पास में मेल से धमकी भेजी गई है। धमकी मिलने के बाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ताजमहल के अंदर सीआईएसएफ ट्रैकिंग कर रही है। जांच पड़ताल में ताज सुरक्षा पुलिस भी जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धमकी मिलने के बाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ताजमहल के अंदर सीआईएसएफ की टीम भी इस वक्त मौजूद है। तो धमकी मिलने के बाद में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है और साथ ही ताजमहल के अंदर भी इस वक्त चेकिंग की जा रही है। तो ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। हालांकि धमकी कहां से मिली है और क्या कुछ ताजमहल के अंदर ऐसा है जिसमें ब्लास्ट हो सकता है, इसकी जांच भी की जा रही है ताजमहल के अंदर और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था साथ ही बढ़ा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में कामिर कुरैशी जुड़ गए हैं। कामिर, धमकी कहां से आई है और फिलहाल ताजमहल के अंदर कैसी स्थिति देख पा रहे हैं आप, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए ये धमकी भरा ईमेल टूरिज्म विभाग को भेजा गया है और उसके बाद उसमें ईमेल में लिखा गया है कि ताजमहल के अंदर टाइमर लगाया गया है, कुछ ही देर के बाद ताजमहल में ब्लास्ट होगा। हालांकि जैसे ही ये मेल आया तो उसके बाद तुरंत ही सीआईएसएफ और ताज सुरक्षा पुलिस एक्टिव हुई और ताजमहल में चेकिंग शुरू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन के द्वारा नजर रखी जा रही है कि आखिर ताजमहल में कुछ ऐसी चीज तो नहीं है कि कहीं ब्लास्ट हो। इसके अलावा ताज सुरक्षा पुलिस ने जो मेल करने वाले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। टूरिज्म विभाग को ये मेल भेजा गया है। उसके बाद से अब जांच की जा रही है कि आखिर ये मेल भेजा किसने है और कहां से आया है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द जो व्यक्ति भी होगा जिसने ये मेल किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जानकारी लगातार दे रहे हैं कामिर और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें जहां पर चेकिंग की जा रही है, साथ ही सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महाकुंभ की सारी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कुंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कार्यक्रम में अपना संबोधन देंगे और महाकुंभ का नजारा पूरी दुनिया देखेगी। हम मुंबई और जयपुर जाएंगे और वहां के जनप्रतिनिधियों को महाकुंभ के लिए आमंत्रित करेंगे। कुंभ के लेके पूरी तैयारियां पूर्ण होने वाली हैं। कुंभ के उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
उद्घाटन कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हम सबको देंगे और कुंभ का नजारा, महाकुंभ का नजारा पूरी दुनिया देखेगी। व्यवस्थित, सुंदर, अलौकिक वातावरण होगा। हाँ, हम लोग जाएंगे, हम मुंबई और जयपुर जाएंगे। जो राजस्थान और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय महामहिम राज्यपालगण और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, सबको आमंत्रित करने के लिए, वहां के जनमानस को आमंत्रित करने के लिए हम जाने वाले हैं। अभी शीघ्र तिथि तय होगी तो आपको बताएंगे। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। पीएम मोदी करीब 3 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे और महाकुंभ के औपचारिक शुभारंभ का ऐलान करेंगे। महाकुंभ से जुड़ी 6,500 की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सबसे पहले पीएम श्रृंगवेरपुर जाएंगे, जहां पर निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और फिर श्रृंगवेरपुर धाम से अरैल जाएंगे और अरैल से निषाद राज क्रूज के जरिए संगम तट पर पहुंचेंगे। पीएम के दौरे को लेकर वाराणसी से निषाद राज क्रूज को मंगाया गया है और निषाद राज क्रूज के साथ ही 2 अन्य छोटे क्रूज पुनपुन और कस्तूरबा भी मंगाए गए हैं। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ को दिव्य और भव्य के साथ ही सुरक्षित, ग्रीन और डिजिटल कुंभ बनाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि 2019 के कुंभ में जहां करीब 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, वहीं 2025 के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। लगातार सीएम योगी तमाम जो कुंभ के निर्माण कार्य हैं उनका जायजा ले रहे हैं, उनकी निगरानी भी कर रहे हैं। लेकिन पहली बात 13 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं और महाकुंभ की तमाम योजनाओं की सौगात को देंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रृंगवेरपुर धाम जाएंगे। वहां पर जो नवनिर्मित निषाद राज पार्क है उसका लोकार्पण करेंगे। वहां पर जो घाट बनाया गया है उसका लोकार्पण करेंगे और प्रभु श्री राम और निषाद राज की गले मिलते हुए जो प्रतिमा है, जो समरसता का प्रतीक है, उसका भी अनावरण करेंगे। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरैल आएंगे हेलीकॉप्टर से और हेलीकॉप्टर से अरैल आने के बाद वह क्रूज के जरिए संगम तट पर जाएंगे और विशेष तौर पर वाराणसी से 3 क्रूज मंगाए गए हैं और ये क्रूज आप देख सकते हैं, ये निषाद राज क्रूज है। निषाद राज क्रूज जो है वो आधुनिक क्रूज है जो कि बैटरी और बैटरी के साथ ही साथ ये जो है जनरेटर से संचालित होता है। और इसकी अगर बात करें तो ये एक केबिन नुमा है और ये किसी रेल के कोच जैसा है, लेकिन इसमें करीब 48 लोग सफर कर सकते हैं एक साथ। और इसमें ही बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अन्य जो वीवीआईपी लोग हैं वो संगम तट पर जाएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करेंगे और गंगा पूजन के साथ ही साथ महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना करेंगे। इसके साथ साथ 6,500 करोड़ की जो विभिन्न परियोजनाएं महाकुंभ से जुड़ी हुई हैं उनकी भी सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देंगे। देवरिया में बच्ची की बलि दी गई है और भट्टी थाना क्षेत्र के बेहरा डाबर गांव में 27 नवंबर को हुई बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बच्ची के पिता के मामा ने अपने पागल बेटे को ठीक करने के लिए बच्ची की बलि दी थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे सपना आया था कि बलि देकर 5 अंगों का खून चढ़ाएगा तो उसका बेटा ठीक हो जाएगा। आरोपी ने यूट्यूब पर बलि देने का तरीका सीखा और वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक और घर है वो इस तरफ है, वहाँ जाने का रास्ता। देवरिया जनपद में भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेहरा डाबर गांव की घटना है, जहां 27 तारीख को एक लगभग 12-13 वर्षीय बालिका का शव एक पेड़ के नीचे छुपाया हुआ हम लोगों को मिला था। इसमें अभियोग पंजीकृत पहले ही कर लिया गया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसको सक्सेसफुली वर्कआउट हमारी पूरी देवरिया पुलिस की टीम ने कर लिया है। और इसमें जो बालिका जिसकी मृत्यु हुई थी वो अपने पिता के साथ अपने पिता के मामा के यहाँ एक शादी के समारोह को अटेंड करने के लिए आई हुई थी और वहीं पिता के जो मामा हैं, मामा और उनकी पत्नी, इन दोनों के द्वारा ये घटना जो है की गई थी। इसमें जो इन दोनों ने इस घटना को एक्सेप्ट भी कर लिया है और सारे एविडेंसेस हम लोगों ने इसमें गैदर किए हैं। अपने 22 वर्षीय मंदबुद्धि बच्चे को ठीक करने के लिए एक माता पिता ने दूसरे माता पिता की गोद को सूनी कर दिया
और एक नाबालिग बच्ची की निर्मम हत्या कर दी और उसके शरीर के 5 स्थानों से खून निकालकर तंत्र साधना से पूजा कर दी। हालांकि भटनी पुलिस ने उस दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयोग चाकू और खून से सने हुए कपड़े को बरामद कर लिया। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। भारतीय सेना में आज 1889 नए अग्निवीर शामिल हो गए हैं। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान 879 अग्निवीर सफलतापूर्वक सेना में शामिल हुए। परेड ग्राउंड में अग्निवीर आकाश के नेतृत्व में 873 अग्निवीरों ने मार्च किया और परेड की समीक्षा मेजर जनरल PBS लांभा ने की। इस दौरान डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर समेत कई सैन्य अफसर भी मौजूद रहे। कुशीनगर से ट्रक के इंजन में बैठा असगर बिहार के नारकटियागंज पहुंच गया और ट्रक के इंजन में फंसा असगर जब वहां पर पहुंचा तो उसके बाद में उसे देखा गया। इस दौरान ट्रक का ड्राइवर असगर के होने से पूरी तरह से अनजान रहा। नरकटियागंज पहुंचने के बाद में जब ड्राइवर को थोड़ा शक हुआ तो उसने इंजन खोला तो उसमें असगर दिखाई दिया। इसके बाद में मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने किसी तरह से असगर को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद में मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। लखीमपुर खीरी में एक व्यक्ति घायल सांप का इलाज कराने अस्पताल पहुंच गया। दरअसल युवक को घायल सांप सड़क पर तड़पता हुआ मिला था। सांप को तड़पता देखकर युवक उसे उठा ले गया और उसे ले जाकर अस्पताल पहुंचा, जहां वेटनरी ने उसका इलाज किया। जहरीले सांप को हाथ में पकड़कर ले जाते हुए वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मथुरा के नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण को लेकर दीवारों पर विवादित पेंटिंग्स लिखने का मामला सामने आया। दीवारों पर हुए लेखन में भगवान श्री कृष्ण को जाट वंश से होने का दावा किया गया। दीवारों पर लिखे विवादित लेखन को देखकर लोगों में आक्रोश फैला हुआ है और पुलिस ने भी आनन फानन में मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। दीवारों पर की गई पेंटिंग्स को प्रशासन ने मिटवा दिया। ये बरसाना थाना क्षेत्र में नंदगांव चौकी के अंतर्गत कुछ बिल्डिंगों पर कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई पाई गई थी। इनको तत्काल मिटा दिया गया तथा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें से एक व्यक्ति का गिरफ्तारी कर 151 में चालान किया गया है। आगरा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो अलग अलग लोगों से लगभग 110 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। इस गैंग के 5 शातिर सदस्यों को टीम ने गिरफ्तार किया। ये शातिर भारत के साथ ही साउथ एशियन कंट्री और यूएई को ज्यादातर निशाना बनाते थे। इनके ठगी करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। गैंग ने देश विदेश में 239 लोगों को ठगा और 85 बैंक खातों के जरिए रकम ट्रांसफर की और गैंग ने आगरा के एक व्यक्ति को IPO के नाम पर 18 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया। शिकायत के बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपियों ने बैंक कर्मियों की मदद से फर्जी तरीके से 85 बैंक खाते खुलवाए थे। देखिए 4 अक्टूबर 2024 को एक आगरा के रहने वाले ही व्यक्ति थे। उनके साथ IPO इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक उनको APK ऐप भेजी गई और अनऑथराइज्ड रूप से उस ऐप से उनसे KYC डिटेल लेके उनके बैंक अकाउंट की डिटेल लेके उनके साथ 18 लाख रुपए का फ्रॉड की घटना कारित की गई थी। उसके क्रम में उन्होंने यहाँ पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, तो थाना साइबर थाने में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उस मुकदमे की विवेचना जब साइबर थाना जो कुछ लोग जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे और जिन फोन नंबर्स को यूज किया जा रहा था उन लोगों को ट्रेस किया गया। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी टीम ने की है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।